अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोइनुद्दीन चौहान और आप देख रहे हैं साइंस नॉलेज टीवी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ चिल एंड फीवर के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि चिल एंड फीवर क्या चीज़ है। इसको जानने के लिए आपसे एक ज़रूरी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल की हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो हम बात कर रहे थे चिल एंड फीवर की। तकरीबन आज से 2000 साल पहले फिजिशियंस के पास मलेरिया नाम की बीमारी आ चुकी थी और वो इसे जान चुके थे। जी हाँ, चिल एंड फीवर मलेरिया को कहा जाता था और इसकी डिटेल आज हम आपको बताने जा रहे हैं। उस वक़्त चिल एंड फीवर के अटैक्स बहुत ज़्यादा होते थे। फिजिशियंस का ख्याल था, उनकी ऑब्जर्वेशंस ये थी कि जो लोग लो एंड मार्शल प्लेसेस में यानी कि कम सतह वाली ज़मीन पर या दलदली इलाकों में रहते हैं, उन्हें इस बीमारी का सामना करना पड़ता है। एंड देन it was thought the stagnant water of marshes poisoned the air, and as a result of breathing in this bad air people got malaria. उनका ये ख्याल था कि जो लोग स्टैगनेंट वाटर, दलदली इलाके, पॉइजन वाली हवा, जहर आलूदगी वाली हवा जो है अपने जिस्म के अंदर लेते हैं, बैड एयर जो कहलाती है, उनको मलेरिया हो जाता है। This belief led to the name of this disease. The Italian words mala means bad and area means air. इस थ्योरी को उन्होंने एक नाम दे दिया इटालियन वर्ड्स के ऊपर। माला का मतलब बैड, बुरा, और एरिया का मतलब एयर। इसे मिलकर एक लफ्ज़ बन गया जिसका मतलब बनता है बुरी हवा, गंदी हवा। For further classification of the observation, some volunteers drank stagnant water from the marshes. They did not develop malaria. इसकी ज़्यादा जांच पड़ताल के लिए फिजिशियंस ने ऑब्जर्वेशन किए, मुशाहिदात किए, कुछ लोगों को स्टैगनेंट वाटर पिलाया और दलदली इलाकों में छोड़ दिया, लेकिन उनको मलेरिया नहीं हुआ। गाइस, ऐसे जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, फिजिशियंस जो है लोगों को जो है सिलेक्ट करते हैं और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो ये सारा कुछ उन्हें बताकर किया जाता है। उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं किया जाता, उनको बताकर किया जाता है। और अगर कोई ज़्यादा मसला हो जाए तो उनको एक ह्यूज अमाउंट पे की जाती है उस मसले से बाहर निकालने के लिए। हम आगे अपने टॉपिक को बढ़ाते हैं। In the 17th century, when the New World America was discovered, many plants from America were sent back to Europe to be used as medicines. 17th century में 17वीं सदी में जब एक नई दुनिया, एक नया मुल्क अमेरिका जो है वो डिस्कवर हुआ, तो वहाँ से बहुत सारे पौधे यूरोप वापस भिजवाए गए मेडिसिन्स के लिए यूज़ करने के लिए। The bark of a tree known as Quina quina was very suitable for curing fevers. साइंटिस्ट ने ये बात निकाली और देखा कि उस वक़्त एक जाना पहचाना दरख्त होता था बहुत मशहूर, क्वीना क्वीना के नाम से। उसकी जो बार्क है यानी कि उसके लकड़ी के टुकड़े वगैरह, पत्ते वगैरह, वो इस बुखार के जो है बचने के लिए मेडिसिन के तौर पे बहुत सूटेबल थे। It was so beneficial that soon it was impossible to carry enough to back Europe. लेकिन आने वाले वक्तों में इसे कैरी करना और इसकी ज़रूरत इतनी बढ़ चुकी थी कि इसको यूरोप से लाना बहुत मुश्किल हो गया था और ये बहुत कम मिलने लगी थी। Some dishonest merchants substitute the bark of another tree. कुछ बेईमान ताजरों ने इसको एक और ट्री के बार्क से बदल दिया। नेम सिनकोना विच क्लोजली रिजेंबल्ड क्वीना क्वीना, जिसका नाम सिनकोना था
और बिल्कुल क्वीना से मिलता था। आने वाले वक्तों में इसकी जो है ये आना बंद हो गया, क्वीना आना बंद हो गया, क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत बढ़ चुकी थी। कुछ बेईमान ताजरों ने इसको एक नया ट्री सिनकोना जो कहलाता था उससे बदल दिया, जो बिल्कुल इससे मिलता जुलता था। लेकिन हुआ क्या, दिस डिसऑनेस्टी प्रूव मच वैल्यूएबल फॉर मैनकाइंड। ये बेईमानी पहली दफ़ा इंसान के लिए कामयाब साबित हुई, और इनकी बेईमानी से हुआ ये कि क्वीना इतना असर नहीं करता था, लेकिन सिनकोना मलेरिया के लिए बहुत इफ़ेक्टिव था। सिनकोना बार्क वाज फाउंड टू बी एक्सीलेंट फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। सिनकोना की बार्क मलेरिया के ट्रीटिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त साबित हुई। We now know the reason Cinchona bark contains quinine that is effective in treating that disease. अब हम जान चुके थे कि सिनकोना की बार्क जो कि क्विनीन अपने पास रखती है, जिसके अंदर क्विनीन मौजूद होती है, वो इस वबा का इलाज के लिए बहुत मुफीद है। At that time, physicians treated malaria with सिनकोना without understanding the cause of malaria. उस वक़्त फिजिशियन सिनकोना से मलेरिया का इलाज करने लगे, मलेरिया की जांच पड़ताल किए बगैर और ये जाने बगैर कि मलेरिया की वजह क्या है। 200 years later, it was found that some diseases are caused by tiny living organism. 200 साल के बाद उन्होंने एक डिस्कवरी की और छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखना शुरू किया। यानी कि 200 साल के बाद माइक्रोस्कोप वजूद में आया, माइक्रोस्कोप की इजाद की गई और उससे छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखे गए जो हम इंसानी आँख से नहीं देख सकते। आफ्टर दिस डिस्कवरी इट आल्सो बिकेम अ बिलीफ दैट मलेरिया टू माइट बी कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके बाद ये बात बिलीफ हो गई कि मलेरिया बहुत छोटे छोटे ज़र्रात से होता है जो हमें नज़र नहीं आ सकते। In 1878, a French army physician Lebrun began to search for the cause of malaria. 1878 में फ्रेंच आर्मी का फिजिशियन जिसका नाम लेब्रान था, वो मलेरिया की कॉज को सर्च करने के लिए निकल पड़ा। He took a small amount of blood from a malarial patient and examined it under microscope. उसने एक मलेरियल पेशेंट का जिसको मलेरिया हो चुका था, एक ऐसे मरीज़ का ब्लड सैंपल लिया जिसको मलेरिया हो चुका था और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। He noticed some tiny living creatures. His discovery was not believed by other scientists. साइंटिस्ट में ये बात होती है कि अगर कोई किसी चीज़ की डिस्कवरी करता है और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन के बाद वो एक थ्योरी बन जाती है और फर्दर टेस्टिंग के बाद वो एक लॉ या प्रिंसिपल बन जाता है, तो साइंटिस्ट जो है हमेशा उसको झुटलाने के बारे में सोचते रहते हैं कि अगर किसी बंदे ने ये थ्योरी या डिस्कवरी की है तो हम इसको रॉन्ग प्रूव कर दें। उस वक़्त भी यही हालात थे। जब उसने देखा कि इसके अंदर छोटे छोटे ज़र्रात हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने उसकी बात का यकीन ना किया। 2 years later, another physician saw the same was not believed by other scientists. 200 साल बाद फिर किसी और फिजिशियन ने देखा, लेकिन तब भी उसकी डिस्कवरी को माना नहीं गया। द ऑर्गेनिज्म वाज गिवन नेम प्लाज्मोडियम, जिसको हम प्लाज्मोडियम के नाम से जानते हैं। यह वही ज़र्रात हैं। In the last part of 19th century, many different causes of malaria were being suggested. By that time, there were 4 major observations about malaria. 19वीं सदी के आखिर में मलेरिया को बहुत सी बातों में तब्दील कर दिया गया था कि फ़लानी वजह से होता है या इस वजह से होता है, और उसके लिए हमारे पास बहुत से मुशाहिदात जो ऑब्जर्वेशन कहते हैं वो मौजूद थे, जिसमें से हम आपको 2-4 बताएंगे। नंबर 1, मलेरिया एंड मार्ची एरियाज हैव सम रिलेशन, कि मलेरिया और दलदली इलाकों में कुछ ना कुछ आपस में रिलेशनशिप है। क्विनीन इज़ एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। क्विनीन जो है वो ड्रग्स के तौर पे भी इस्तेमाल होती है, लेकिन ये दवाई जो है बहुत ही मुफीद थी मलेरिया के इलाज के लिए। The result of experiments showed that almost all malaria patients
अभी हम आपको रिजल्ट्स बताएंगे एक्सपेरिमेंट्स के लिए। साइंटिस्ट जो हैं वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप करते हैं ऐसी वबा को टेस्ट करने के लिए। उस वक़्त उन्होंने क्या किया था, ब्लड ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट वाज एग्जामाइंड अंडर माइक्रोस्कोप। उन्होंने 100 मलेरियल पेशेंट्स लिए थे और उनके ब्लड को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था फॉर द पर्पज़ ऑफ हैविंग अ कंट्रोल ग्रुप, और एक कंट्रोल ग्रुप पास रखा था। 100 हेल्दी पर्सन्स का जो खून उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। द रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंट्स showed that almost all malaria patients had plasmodium in their blood, while 7 out of 100 healthy persons also had plasmodium in their bloods. Now we know plasmodium in the blood of healthy people was in incubation period. हुआ ये कि 100 हेल्दी पर्सन्स में से 100 हेल्दी शख्स में से लोगों में से 7 लोगों के ब्लड में प्लाज्मोडियम निकल आया। और अब हम जान चुके हैं और हम जानते हैं कि जब किसी हेल्दी पर्सन को पेशेंट को इस तरह की बीमारी होती है तो उसे इंक्यूबेशन पीरियड में रखा जाता है। जैसे आजकल कोरोना वायरस है तो इसको हम क्वारंटीना कहते हैं कि क्वारंटाइन में रखें इसको, उसी तरह इंक्यूबेशन पीरियड क्वारंटाइन को ही कहा जाता है। उस वक़्त एक बायोलॉजिस्ट था AFA किंग, उसने 20 ऑब्जर्वेशंस किए थे जिसमें से कुछ बताए गए हैं, हम आपको बताते हैं। People who slept outdoors were more likely to get malaria than those who slept indoors. कि जो लोग बाहर सोते हैं, खुली फिजा में सोते हैं, वो उन लोगों से मलेरिया अपने जिस्म में लेने से बेहतर हैं जो कि घरों के अंदर सोते हैं या कमरों में सोते हैं। People who slept under fine nets were less likely to get malaria than those who did not use such nets. And individuals who slept near a smoky fire usually did not get malaria. वो कहते हैं कि जो लोग फाइन नेट्स यानी कि मच्छरदानी जो होती है उसके करीब सोते हैं उन्हें मलेरिया इतना नहीं होता है, ना कि वो लोग जो मच्छरदानी का इस्तेमाल नहीं करते या फिर वो लोग जो जलती हुई आग के करीब सोते हैं उन्हें भी मलेरिया नहीं होता। और उन लोगों को होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जो मलेरिया गेट करते हैं, किस वजह से कि वो जलती हुई आग के करीब नहीं सोते। पर ये सारी की सारी थ्योरीज रॉन्ग प्रूव होने वाली हैं। असल हकीकत क्या है ये हम आपको बताएंगे अभी, या हो सका तो आने वाली एक और वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। फिलहाल हम आगे चलते हैं। इन डिटेक्शंस को टेस्ट करने के लिए रोनाल्ड रॉस, जो कि उस वक्त एक ब्रिटिश आर्मी में था, फिजिशियन वर्किंग इन इंडिया इन 1880s, परफॉर्म्ड इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स। रोनाल्ड रॉस ब्रिटिश आर्मी का फिजिशियन 1880 की बात है, उस वक़्त इंडिया में था। उसने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए इन डिटेक्शंस और थ्योरी को चेक करने में। He allowed a female Anopheles mosquito to bite a malarial patient. एनोफिलिस मच्छर को उसने मलेरियल पेशेंट को कटवाया एनोफिलिस मच्छर से। एनोफिलिस वो मच्छर होता है जो इंसानों को काटता है। क्यूलेक्स वो मच्छर होता है जो सिर्फ जानवरों या परिंदों को काटता है। इंसान को कभी कोई क्यूलेक्स नहीं काट सकता, हमेशा एनोफिलिस काटता है। और कभी कोई फीमेल मच्छर जो है वो ऐसा नहीं होता कि जो है हमें मेल मच्छर काटे, हमेशा हमें फीमेल मच्छर ही काटता है। बेशक वो जानवर हों, परिंदे हों, इंसान हों, सिर्फ एनोफिलिस हो या क्यूलेक्स हो या डेंगू हो, जौन सा भी मच्छर हो, फीमेल ही काटेगा, मेल नहीं काटेगा। और वो फीमेल मच्छर क्यों काटता है ये बात भी हम आगे जाकर पढ़ेंगे। हम बात कर रहे हैं रोनाल्ड रॉस की। He killed the mosquito some days later and found plasmodium multiplying in mosquito's stomach. उसने कुछ दिनों बाद उस मच्छर को मार दिया जिससे उसने मलेरियल पेशेंट को कटवाया था, और यह किया कि माइक्रोस्कोप के नीचे देखा प्लाज्मोडियम जो है उसके पेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा था, यानी कि उसकी तादाद बढ़ रही थी।
फिर उसने क्या किया, एक और एक्सपेरिमेंट किया और क्यूलेक्स मॉस्किटो को, एक स्पैरो यानी कि एक चिड़िया को कटवाया क्यूलेक्स मॉस्किटो से, जो कि मलेरिया का शिकार थी। Ross found that Plasmodium, some of the mosquito were killed. उसने काफ़ी सारे मच्छर अपने पास रखे हुए थे और काफ़ी सारों को मार दिया और उनकी स्टडी करता रहा काफ़ी अरसे तक। रॉस ने प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई होता हुआ देखा स्टमक्स के पेट में और जाते हुए सलाइवरी ग्लैंड्स में। He kept some mosquitoes alive and allowed them to bite healthy sparrows. उसने कुछ मच्छरों को पकड़ लिया, अपने पास रख लिया और उनसे जो है जानदार स्पैरोज को और हेल्दी स्पैरोज को कटवाया। रॉस फाउंड दैट द saliva of the infected mosquito contained plasmodia, plural of plasmodium, and these entered the sparrow's blood. रॉस ने वो saliva फाउंड कर लिया जो कि स्पैरो यानी चिड़िया के खून में जा चुका था, उसके स्लाइवरी ग्लैंड से होकर। When he examined the blood of these previously healthy sparrows, he found many plasmodia in it. उसने इन ताकतवर चिड़ियाओं को देखा और उनके ब्लड सैंपल लिए और एग्जामाइन किया उन्हें। इन द एंड, आखिर में, द हाइपोथेसिस वाज टेस्टेड बाय डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन ऑन ह्यूमन बीइंग्स। आखिर में क्या हुआ कि इन हाइपोथेसिस क्या होता है, अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। तो उस आखिर में क्या होने लगा कि इन हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाने लगा किस पे, इंसानों पर। इन 1898 इटालियन बायोलॉजिस्ट अलाउड एन एनोफिलिस मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट। उस वक़्त एक इटालियन बायोलॉजिस्ट ने 1898 में एक हेल्दी पर्सन को कटवाया, उसकी इजाज़त थे एनोफिलिस मच्छर से। To bite a malarial patient, the mosquito was kept for a few days and then it was allowed to bite a healthy man. This person later became ill with malaria और कुछ अर्से बाद वो हेल्दी पर्सन भी मलेरिया का शिकार हो गया। It was confirmed that mosquitoes transmit plasmodium and spread malaria. तो ये बात साबित हो गई कि मॉस्किटोज प्लाज्मोडियम अपने अंदर लेते हैं और मलेरिया को स्प्रेड करते हैं। अब ये प्लाज्मोडियम उनके अंदर से कहाँ से आता है और मलेरिया को वो कैसे स्प्रेड करते हैं, इस पर हम आपको फिर बताएंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।